अंदर से चीखने की आवाज़ें, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें। हादसा तो नहीं था, ये जानबूझ के किया गया। 100 मीटर के फासले पर खड़े हुए ना, तो उसकी हिद्दत इतनी थी कि हमें वहाँ तक महसूस हो रही थी तपिश। फ़ोन कर रहे थे अंदर से, बच्चा बचा लो। या जब आपकी इंटेंट ही नहीं होती लोगों को बचाने की, तो फिर ये सारी बातें होती हैं। दौर किसका था? एमक्यूएम का। इल्ज़ाम किस पे था? एमक्यूएम पे था। लेकिन आप एक्चुअली एमक्यूएम को पकड़ नहीं सकते थे। उनके पास ऐसा कुछ चीजें होती थी कि मिनटों तो दूर की बात है, सेकंडों में गाड़ी आग की लपेट में होती थी और शोले हो रहे थे। वो अपने आप को इतना बड़ा पहुंचा चुके थे इस लेवल पर कि उनका ये ख्याल था कि अब वो कोई छोटी मोटी चीज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो डॉलरों में कमाती है वो यहाँ पे एक धल्ली रुपया भी खर्च नहीं करती है अपने लेबर के ऊपर। उन्होंने अंदर ही बॉयलर लगाए हुए थे। अल्लाह माफ़ करे, शायद उन हड्डियों को भी गला दिया उसने। दोनों, अगर वो भी कातिल है तो कातिल ये भी हैं। ईदी साहब वहाँ थे। पाकिस्तान का हर घराना जो है उनका मखरूज है। साने के बाद जो साने जन्म ले रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे, 2 वक्त की रोटी के लिए। ईद पर कपड़े, चांद रात पर मेहंदी और चूड़ियां। कौन सी लड़की है जो ये सब नहीं चाहती? लेकिन शुमाइला को ना ईद पर ईदी मिली, ना कपड़े, ना तारीफ और ना तनख्वाह। कहने को तो वो अली इंटरप्राइजेज जैसी बड़ी गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसके हाथ से बनने वाला डेनिम जर्मनी तक जाता था, लेकिन वो खुद कभी बल्दिया टाउन से बाहर ही नहीं निकल पाई। घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर, बस यही जिंदगी थी। और शुमाइला की भी क्या, हर उस मेहनतकश की जो अली इंटरप्राइजेज में काम करता था। लेकिन फिर यह कहानी यकदम बदल गई। 11 सितंबर 2012 शव्वाल की 24 तारीख, यानी ईद गुजरे भी तकरीबन महीना हो चुका था। शुमाइला को उम्मीद थी कि आज तनख्वाह जरूर मिल जाएगी। अभी सिलाई मशीन संभाले कुछ ही देर हुई थी कि बाहर शोर मच गया। आग आग, भागो भागो, बाहर निकलो, जल्दी करो। और फिर उसे तेज बू भी महसूस हुई। शुमाइला और दूसरी खवातीन उठना ही चाहती थी कि लाइट चली गई। शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था और जो कुछ भी हो रहा था ऊपर की मंजिल पर हो रहा था। कुछ ही लम्हों बाद शुमाइला के डिपार्टमेंट में धुआं भरने लगा, काला और गाढ़ा धुआं जो न जाने कहां से आ रहा था। सबने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लाइट बंद होने की वजह से इलेक्ट्रिक डोर ऑटो लॉक हो चुका था। बेसमेंट में कायम इस हिस्से में ना तो कोई खिड़की थी और ना रोशनदान, इसलिए भगदड़ मची और ऐसी मची कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक धुएं के पीछे से आग की जर्द और नारंगी लिपटें नजर आना शुरू हो गईं। हॉल में मौजूद कपड़ा और मशीनें तेजी से इन शोलों की लपेट में आने लगी। शुमाइला एक कोने में खड़ी जोर जोर से रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहां जाए, मदद को पुकारे तो किसको पुकारे। इसी अफरा तफरी में धुएं का एक मरगोला शुमाइला की नाक से होता हुआ दिमाग तक पहुंच गया। उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उस रोज शुमाइला के साथ क्या हुआ, क्या वो अली इंटरप्राइजेस की बेसमेंट से जिंदा निकल भी पाई या नहीं, और किस तरह ये आग पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सानेहा बनी, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, रफ्तार को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो के बारे में जान पाएं। शुमाइला की 15 साल की बहन सना और वालदा बिल्कीस खातून फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले हर स्ट्रेचर के पीछे पीछे कभी एम्बुलेंसों में दीवानावार झांक कर देख रही हैं कि शायद उनकी प्यारी और घर की वाहिद कफील का कोई अता पता मिल जाए। फैक्ट्री से अब भी शोले उठ रहे हैं। जो आग थी वो इतनी हिद्दत की थी कि आप यूँ समझ लें कि अगर उसके हम तकरीबन 100 मीटर के फासले पर खड़े हुए ना, तो उसकी हिद्दत इतनी थी कि हमें वहाँ तक महसूस हो रही थी तपिश उस आग की। जिन चंद एक खिड़कियों में जंगले नहीं, वहां से लोग जान बचाकर कूद रहे हैं। बाकी लोग सलाखों के पीछे मदद की फरियाद करते करते जान दे रहे हैं। अजीब कयामत का समंजर है। फोन कर रहे थे अंदर से कि हम बच्चा बचा लो, या मतलब ऐसे ऐसे वो फ़ोन की हमारे पास कॉल्स लोगों की मौजूद हैं। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अब हम ज़िंदगी, वो हमारा भाई दोस्त चला गया, वो दोस्त हमारा चला गया। बाहर जो थे इलेक्ट्रिक गेट क्योंकि बंद हो गए थे, वो जो सर्किट ख़त्म हुआ तो वो इलेक्ट्रिक डोर्स लॉक हो गए। कई लोगों ने डोर को यूँ पकड़ा हुआ था, जब उनकी डेड बॉडीज निकाली तो हाथ निकल गए, उसके अंदर कोयला हो गए हुए थे। उस वक्त चारों तरफ चीखो पुकार थी, अंदर भी चीखो पुकार, बाहर भी चीखो पुकार, अंदर मरने वाले, बाहर बचाने वाले। 1 घंटे से ज्यादा की ताखीर के बाद फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया, लेकिन उनकी गाड़ी किसी तकनीकी खराबी की वजह से
पानी ही नहीं फेंक पा रही। देखिए, फायर ब्रिगेड को न सिर्फ काम करने से रोका गया था, बल्कि फायर ब्रिगेड को वहाँ इलाके में जाने से भी रोका गया था। पहुँचने नहीं दिए गए थे या नहीं पहुँचे थे, ये एक डिस्प्यूट रहेगा हमेशा कि बहुत से फायर फाइटर्स थे जो इस पोजीशन में थे कि उनको कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। एयरफोर्स का फायर ब्रिगेड का हमला बिल्कुल करीब था। एयरफोर्स के फायर ब्रिगेड के हमले को तो कोई रोक ही नहीं सकता था, वो नहीं आया। जो आपकी मेट्रोपॉलिटन फायर है, उसने तो कह दिया कि जी हमारी तो अब गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं और हमारा पानी ख़त्म हो गया और ये वो इस तरह की बातें की गई। वो सब कहने की बातें हैं। जब आपकी इंटेंट ही नहीं होती लोगों को बचाने की, तो फिर ये सारी बातें होती हैं। इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए कहीं से एक सीढ़ी लाई गई, लेकिन ज्यादा लोगों के एक साथ चढ़ने की वजह से वो भी कुछ देर में टूट गई। सना को इतना मालूम था कि उसकी बहन स्टिचिंग डिपार्टमेंट में काम करती है, जो बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पर है, इसलिए वो मां को तसल्लियां दे रही है कि आग नीचे नहीं ऊपर लगी हुई है। मगर मां तो मां होती है। बिल्किस खातून को किसी तौर चैन नहीं आ रहा। वो हर आते जाते से मिन्नत समाजत करती हैं कि मेरी शुमाइला को देखा है, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अब्बासी या सिविल जाओ, यहां अंधेरे में तलाश करने का कोई फायदा नहीं, यहां अंधेरे में तलाश करने का कोई फायदा नहीं। जो जख्मी भी निकल रहे थे तो वो जले हुए थे, तो ऐसे लग रहा था ये जिंदा है, क्योंकि जो झुलसना होता है या जो आग से होता है तो वो बंदा ऐसा महसूस हो रहा था कि ठीक है अभी, तो उसके बर्न से बाद में पता चलता है। ह्यूमन बॉडी जलना, लकड़ी जलना, लोहा जो मशीन का है वो जलना, जो उधर कपड़ा रखा हुआ है वो जलना। अब ये सब जब जल के एक मिक्सचर गैस बनती है, उधर जो सफोकेशन क्रिएट होती है, जो स्मोक क्रिएट होती है, उसके बाद जो सफोकेशन होती है, तो मेरे ख्याल से बंदे का बच निकलना बहुत मुश्किल होता है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। रात के 9 बज चुके हैं। अंधेरे में जलती फैक्ट्री की इमारत किसी मिनी जहन्नम का मंजर पेश कर रही है। स्याही से लिथड़ी दीवारों के सामने दूर तक एम्बुलेंस से शोर मचा रही हैं। साथ ही मीडिया की वैन्स और वीआईपीज के प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां भी दंदन आ रही हैं। मगर अंदर से सिर्फ जली और झुलसी हुई लाशें ही बाहर आ रही हैं, चादरों में लिपटे बेजान जिस्म। इस कयामत की घड़ी में हर इमदादी कारकुन एक सुपर हीरो की तरह डटा रहा, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने दर्जनों लाशें अपने हाथों से एम्बुलेंसों तक पहुंचाई। ईदी साहब वहाँ थे, उन्होंने बहुत काम किया। मैं ये समझता हूँ अगर किसी का कर्ज खा है ना, पाकिस्तान का हर घराना जो है उनका मकरूज है। 19 लोग ऐसे हैं, उनमें से कुछ की शनाख्त होगी, मैं 13 या 14 अभी भी ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो गई, उनकी जो है नंबरों के साथ उनकी जो है तदफीन हुई है। तो ईदी साहब ने अपने हाथ से वो डेड बॉडीज उतारी हैं। सना और बिल्किस समेत कोई भी चेहरे ना तो ठीक से देख पा रहा है और ना जले हुए कपड़ों में किसी की शनाख्त हो रही है। बिलाखिर माँ बेटी ने यही फैसला किया कि अब्बासी शहीद अस्पताल का रुख किया जाए। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वहाँ पर भी बर्न सेंटर है, लेकिन बर्न सेंटर, वो कहने को बर्न सेंटर हैं, लेकिन लोग अगर कोई ऐसा केस होता है वो जिन्ना हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ से रेफ़र करता है जिन्ना हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल को या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को। तो आज भी कोई तैयारी हमारे पास ऐसी तो नहीं है, खुदा न खास्ता अगर आप जाके आज भी चेक कर लें किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कि उनके पास कोई बर्न के 100 केसेस की भी कोई तैयारी हो। ये फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेज अब्दुल अजीज भाईला और उनके 2 बेटों अरशद और शाहिद की मलकियत थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री को मुख्तलिफ मौकों पर एक्सपेंड किया गया, जिसकी वजह से इमारत बहुत बेहंगम हो गई। एक्सपेंशन के वक्त ना तो फायर एग्जिट्स का ख्याल रखा गया, ना खिड़कियों का, ना अलार्म और ना फायर सिस्टम का। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल तो जेल की तरह थी, जिसे निकलने का रास्ता सीढ़ियों से पहली मंजिल के अंदर से ही होता हुआ जाता था। जब आग लगी तो दूसरी मंजिल पर भगदड़ मच गई। धुएं और कम रोशनी की वजह से रास्ता मिल ही नहीं सका। उन्होंने अंदर ही बॉयलर लगाए हुए थे, ग्राउंड के ऊपर नीचे बॉयलर लगाए थे, नीचे उसका बेसमेंट था। अब बेसमेंट के ऊपर बॉयलर लगाने का मतलब ऐसे छत के ऊपर आपने इतने हैवी बॉयलर लगाए हुए, ये था। फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उन्होंने मचान बनाया हुआ था लकड़ी का, जिसके ऊपर तकरीबन 100 के करीब अमूमी तौर पे वो औरतें होती हैं जो वो काम करती हैं, वो इलीगल है। देखिए, आप लकड़ी का मचान बना ही नहीं सकते। वो आग लगी तो उसने वो 100 के 100 लोग तो वहीं मर गए थे। ये इन्होंने किया। तीसरी बात ये कि अलार्म नहीं लगे हुए थे। वो 5000, 3000, 4000 रुपए का अलार्म है, वो हर जगह का बता देता किस जगह आग लगी हुई है। तो नीचे आग लगी हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था। अगर अलार्म होता तो ये सब कुछ हो जाता। तीसरा ये कुछ दरवाजे जो थे, गेट्स थे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डोर लगे हुए थे। किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें इतनी बल्क के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, वह आप इंडस्ट्रियल डोर नहीं लगाते। वो डोर ऐसे होते हैं, आने जाने के लिए खुले होते हैं,
ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो तो लोग निकल जा सके। इस तरीके से खिड़कियां थी, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, वो खिड़कियों को उन्होंने बहुत मोटी सुलाखों से बंद किया हुआ था और कहते जी वर्कर बाहर सामान को फेंकते, मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक नहीं कर रहे, आपने ये किया। इस तरह के अगर वर्कर 3 गुना ज़्यादा वर्कर भी होते तो 45 मिनट में 3 दफ़ा उनको वहाँ से निकाला जा सकता था। सिर्फ सिवाय इसके कि वहाँ रास्ते नहीं थे और रास्तों पे उन्होंने फ्लेमेबल सामान, सारा कपड़ा रखा हुआ था, बटन के हैं, केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई, तो उसने उससे और बढ़ाया उसको। तो जो डेथ हुई है सफोकेशन से हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम करने से लोग बेहोश हुए या नीचे गए हैं, बेसमेंट में गए हैं। जो पानी ऊपर से फेंक रहे थे वो पानी सारा नीचे गया, वो भी उबल रहा था पानी, मशीनें टेढ़ी हो गई थी वहाँ पर, इतना हीट था जो आपने पूछा, इतनी हीट थी कि मशीनें सारी जो हैं वो पिघल गई थी, तो इंसान कहाँ से वहाँ बचते। सना और बिल्कीस खातून अब्बासी शहीद पहुंचे, जहां सैकड़ों परेशान और नम आंखें पहले ही मौजूद हैं और अपने प्यारों को तलाश कर रही हैं। हर चंद मिनट के बाद एक एम्बुलेंस आती और इमरजेंसी के बाहर खाली स्ट्रेचर पर कोई झुलसा हुआ जिंदा जिस्म या कोई सोख्ता लाश छोड़कर सायरन बजाती वापस निकल जाती। यकीनन इमरजेंसी में जगह नहीं थी, तभी तो बाहर दर्जनों स्ट्रेचर्स पड़े थे और उन पर यह बेजान जिस्म भी। जिन बॉडीज पर कपड़ा पड़ा हुआ था, लोग उन्हें हटा हटा कर अपने प्यारों को शनाख्त कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने की ना तो सना में हिम्मत थी और ना ही उसकी वालदा। दोनों मुसलसल अलहम्द शरीफ का विर्द कर रही हैं और साथ ही शुमाइला को आवाजें दे रही हैं कि शायद जख्मियों में से कोई जवाब आ जाए। तभी हवा के एक जोरदार झोंके ने कुछ लाशों पर पड़ी चादरें हटा दी। उनमें से एक पर शुमाइला की लाश पड़ी थी, जिसे सना ने पहचान लिया। वो जाकर लाश से लिपट गई। बिल्कीस खातून भी बेयकीनी की कैफियत में जोर जोर से पुकार रही हैं, उठो शुमाइला, उठो बेटा, घर चलते हैं। लेकिन इसका जिस्म बेहिस हरकत है। रोने वाले और अपने प्यारों के दुख में मातम करने वाले और भी बहुत से लोग यहां मौजूद हैं, जिनमें अब शुमाइला और बिल्कीस खातून का भी इजाफा हो गया। वक्त तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इंसाफ की रफ्तार बहुत सुस्त रही। पहले तो पुलिस ने अली इंटरप्राइजेस के मालिक और उनके बेटों के अलावा कंपनी के जनरल मैनेजर और 4 चौकीदारों पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मालिकान अदालत से जमानत लेकर मुल्क ही छोड़ गए। दौर किसका था? एमकेएम का। इल्ज़ाम किस पे था? एमकेएम पे था। ये सारा इस वजह से हुआ कि पुलिस के जो अफसर उसमें लगाए गए थे इंटरोगेशन के लिए, वो किसके थे? वो उनके ज़ेरे असर थे। अब अगर वज़ीर दाखिला उस वक्त का अपने लोगों से अपनी आज भी ये दौर आज भी है, पॉलिटिकल सेटअप अगर है, उस पॉलिटिकल सेटअप में पीपल्स पार्टी के किसी बंदे पे इल्ज़ाम होता है तो कोई भी पुलिस अफसर अपने मतलब का उस पार्टी के अगेंस्ट कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं देता। 3 साल गुजर गए, मुतासिरीन इंसाफ के लिए तरसते रहे कि 2015 में अचानक केस में एक नया मोड़ आया। पाकिस्तान रेंजर्स ने 9 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की। इस टीम में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रेंजर्स और FIA के एहलकार सब शामिल थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह मामला मालिकान की गफलत का था ही नहीं, बल्कि भत्ते का था, और भत्ता भी 10-20 लाख का नहीं, बल्कि 20 करोड़ का। 5 साल बाद 2020 में तमाम गवाहों को सुनने और सबूतों की रोशनी में अदालत ने फैसले में भी यही कहा कि आग लगी नहीं बल्कि एक साजिश के तहत लगाई गई थी। लेकिन फैसले में इतनी ताखीर क्यों हुई, यह हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले यह जानते हैं कि फैक्ट्री मालिकान से भत्ता किन हालात में मांगा गया और आग कैसे लगाई। GIT रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री अकाउंटेंट इस पूरे वाकये के ऐनी शाहिदों में से एक था। उसने अपने बयान में बताया, मुझे उस रोज गोदाम के पास अजीब सी बू महसूस हुई। मैं करीब गया तो क्या देखता हूं कि गोदाम के मुख्तलिफ हिस्सों में टुकड़ियों की शक्ल में आग लगी हुई है जो तेजी से फैलती जा रही है। मैंने फौरन शोर मचाया कि मेन स्विच बंद करो, ब्रेकर्स गिराओ, आग लग गई है, जिस पर किसी ने ऐसा किया भी, लेकिन आग बहुत तेजी से फैलती ही चली गई। इस रिपोर्ट में एक बयान फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर का भी है। उसके बकौल मैंने अकाउंटेंट को फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड लाने के लिए भिजवाया, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद भी आग बुझाने वाले अमले का कोई अता पता नहीं था, और जब गाड़ी आई तो उसमें कोई तकनीकी खराबी हो गई। वैसे मौके पर मौजूद कुछ लोगों का यह भी कहना था कि फैक्ट्री में आग बुझाने वाली गाड़ियों का दाखिला मुमकिन ही नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। आप कैसे अंदर जाते हैं वहां पे? आप जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के 4 या 5 फीट से आगे या 10 फीट से आगे बड़ी दीवार है, तो अगर आग इस तरफ लगी हुई है, वो गेट उधर है, गेट से अंदर आके 2 फायर ब्रिगेड अंदर नहीं दाखिल हो सकते। अभी भी आप जाके देख सकते हैं। तो वो पानी होता भी तो वो नहीं कर सकते थे। हादसा तो नहीं था, किसी भी सूरत हादसा नहीं था, लेकिन अगर किसी भी सूरत अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो एक्सीडेंट था,
तो उसके बाद उस आग को बुझाने ना देना एक बहुत बड़ा, समझ रहा हूँ मैं, जुर्म है, जो कि रोका गया। और इसके शवाहिद जो आपकी JIT थी उसके अंदर मौजूद हैं उन सारी चीज़ों के। और गाड़ियों को रोका गया, लोगों को रोका गया, लोगों को निकालने से रोका गया। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा क्राइम है, और उससे बड़ा क्राइम शायद ये लगता है कि जो ये किया गया। GIT में इंकशाफ किया गया कि ये आग जुबैर उर्फ चरिया नामी शख्स ने लगाई, जो फैक्ट्री के फिनिशिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज था और MQM से अपने गहरे ताल्लुक की बुनियाद पर धौंस धमकी वाला रवैया भी रखता था। लेकिन उसने ये आग कैसे लगाई, अब ये सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक जिस रोज ये सानेहा हुआ, जुबैर अपने 4-5 साथियों के साथ फैक्ट्री के गोदाम के इर्द गिर्द मंडला रहा था। हालांकि उसका यहां कोई काम नहीं था। जुबैर के साथ जो लोग थे वो इस फैक्ट्री में काम करने वाले भी नहीं थे, बल्कि इन सबको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर इंचार्ज बल्दिया टाउन रहमान भोला ने कुछ सामान देकर यहां पर पहुंचाया था। वो सामान था मैग्नीशियम मेटल, एक बहुत तेजी से और बहुत देर तक जलने वाला केमिकल। भोला ने इन लोगों को फैक्ट्री के गेट तक खुद पहुंचाया, लेकिन उनके साथ अंदर नहीं आया। फैक्ट्री अकाउंटेंट ने बताया कि शुरू में मैं यही समझा कि बदबू शायद जुबैर और उसके दोस्तों की चर्स भरी सिगरेटों के धुएं से फैल रही है जो वो मुस्तकिल पी रहे थे। लेकिन फिर ये बू एक अजीब किस्म के ताफुन में बदल गई जब जुबैर ने 4-5 साथियों को काले शॉपर पकड़ाए, जिन्होंने इन शॉपरों को गोदाम में मुख्तलिफ जगहों पर पड़े कार्टन्स पर उछाल दिया। इसके साथ ही आग भड़क उठी। आप अभी ये रिकॉर्डिंग छोड़ के रोड पे जाते हैं, कोई बस गुजर रही है, उसको रोक के आग लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हम आग नहीं लगा पाएंगे। उनके पास ऐसा कुछ चीज़ें होती थीं कि मिनटों तो दूर की बात है, सेकंडों में गाड़ी आग की लपेट में होती थी और शोले हो रहे थे। तो इस पे उनकी बड़ी रिसर्च थी और बड़ी एक्सपर्टी थी। जो शख्स क्रिमिनल माइंड का रखता है ना, वो किसी भी सानहे की इंटेंसिटी पे गौर नहीं करता, और वो ये तय करता है कि जी उसको अगर अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो उसके लिए वो कितने भी बड़ी चीज़ कर ले, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है वो, और यही हुआ। अकाउंटेंट के शोर मचाने पर 10-15 कारकुन भागे भागे आए और आग बुझाने की अपनी सी कोशिश की, लेकिन ये कोई मामूली आग नहीं थी। शोले बहुत तेजी से बुलंद और गर्म होते गए। कुछ ही मिनटों में गोदाम मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया और आग ऊपर की मंजिलों को छूने लगी, जहां काम में मसरूफ लोगों में जबरदस्त भगदड़ मच गई। हर कोई किसी न किसी तरह फैक्ट्री से निकलना चाहता था। इस कोशिश में आधे लोग जीने से नीचे और आधे ऊपर को भागे, लेकिन बदकिस्मती देखें कि इमारत की छत का दरवाजा भी ऑटो लॉक पर था। आग फैलती जा रही थी। धुएं की वजह से लोग दीवानावार इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। ऐसे में कहीं से कोई एक सीढ़ी ले आया, जिसके जरिए तकरीबन 50 लोगों को एक ऐसी खिड़की से बाहर निकाला गया जिस पर जंगला नहीं था या शायद तोड़ दिया गया था। लेकिन अंदर फंसे सैकड़ों लोग भी किसी न किसी तरह सीढ़ी पर सवार होना चाहते थे। नतीजा यह निकला कि यह वाहिद सीढ़ी भी टूट गई। अब लोग आग की हिद्दत से घबराकर इमारत से कूद रहे थे, इस बात को नजरअंदाज करके कि वो कौन सी मंजिल पर हैं और नीचे क्या है। यह आग तकरीबन 24 घंटे बाद ठंडी हुई। कहा जाता है कि जो लोग वाकये के फौरन बाद अंदर गए थे, उनमें से कई बाहर आकर बेहोश हो गए। ऐसा लगता था कि राख के रेगिस्तान में आ गए। जिधर नजर उठाएं राख ही राख पड़ी हुई है, मशीन के ढांचे पड़े हुए हैं। चंद एक चीजें जो बच गई, कुछ तार है, कुछ स्विच है, दीवारें काली हुई है। जो आग की शिद्दत थी, उसके बाद जो एक गर्माश थी, अल्लाह माफ करे, शायद उन हड्डियों को भी गला दिया उसने। जुबैर चरिया ने बाद में मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया और बताया कि मैंने कराची के तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद सिद्दीकी को फोन किया और कहा कि काम कर दिया है, जिस पर वो बोला कि अब पार्टी MNA और MPAs यहां पर आएंगे, तुम उनसे मिलो और कारकुनों के साथ मिलकर फैक्ट्री के बाहर लोगों की मदद करो ताकि किसी को शक ना हो। बकौल जुबैर, हमाद सिद्दीकी की बात मानते हुए उसने कारकुनों के साथ 4 से 5 दिन तक फैक्ट्री के बाहर इमदादी कैंप भी लगाए रखा, जिसमें होने वाली एक्टिविटीज के दौरान वो मीडिया कैमरों के सामने भी आता रहा। शुरू में ये बात कही गई कि शायद ये एक कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट था, यह हादसा ही नहीं था वाकया, ये जानबूझ के किया गया। वहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए गए और इवन जो मालिक था वो अंदर जाना चाह रहा था और वो दरवाजे खोलना चाह रहा था, उसको भी नहीं मौका दिया गया कि वो दरवाजे खोल सके। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनके नाम शुरू में नहीं आ सके और वो बहुत ही रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता आया, इसलिए कि जो प्रेशर जिस किस्म का बना हुआ था वहाँ पे, माहौल जो माशरे में था वो ऐसी किस्म का था कि आप हिम्मत ना करें, आप
हवा में फायर करें आप, इसलिए MQM का नाम ले दें कि सब MQM का नाम लेते हैं, लेकिन आप एक्चुअली MQM को पकड़ नहीं सकते थे। इब्तदाई FIR में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी, यानी आग हादसे की वजह से लगी। यूं सारी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकान पर आ गई कि फैक्ट्री में ना तो आग बुझाने वाला सामान था और ना ही लोगों के बच निकलने का मुनासिब रास्ता। लेकिन बाद में जब JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर वाकई शॉर्ट सर्किट हुआ होता तो फैक्ट्री का वही हिस्सा मुतासिर होता और आग पर काबू पा लिया जाता। यह कैसे मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट हुआ गोदाम में और आग कुछ ही मिनटों में दूर फैक्ट्री के दीगर हिस्सों में भी पहुंच गई? कहा जाता है कि बाद में के इलेक्ट्रिक ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें शॉर्ट सर्किट का कोई सुराग नहीं मिला। शॉर्ट सर्किट वाली बात जो शुरू में की गई थी वो उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि ये चीज़ फ़ौरन सोची जाती है कि भी फैक्ट्री में ज़ाहिर चीज़ें कुछ नहीं बन तैयार नहीं होती हैं और बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से सूरत हाल बुरी होती है, तो यकीनन कुछ ऐसा हुआ होगा यकीनन, ये लोगों का ख्याल था। और दूसरा ये कि चूँकि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स पे बात की जा रही थी मुसलसल, लिहाजा बहुत से लोगों को ये मौका मिला। बहुत सारी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने सोचा कि हमारे पास ये मौका है कि हम इस हवाले से अगर बात को बढ़ाएं तो शायद आगे चल के हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स पर कोई बात हो सके। वो भूल गए कि हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इशूज़ के मुकाबले में। लेकिन शायद जो करने वाले थे वो अनयूजुअल चीज़ ही चाहते थे। वो अपने आप को इतना बड़ा पहुँचा चुके थे इस लेवल पर कि उनका ये ख्याल था कि अब वो कोई छोटी मोटी चीज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब ये तो तय हो चुका था कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, लेकिन क्यों लगाई गई है ये जाने। ये महीना था जुलाई का, यानी सानिया से तकरीबन 2 महीने पहले। फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर के बकौल 20 जुलाई 2012 को रहमान भोला खुद फैक्ट्री आया और बहुत देर तक मालिकान से बात करता रहा। अगले दिन पता चला कि उसने हमाद सिद्दीकी का नाम लेकर 25 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। दूसरा रास्ता यह दिया गया कि फैक्ट्री में पार्टनरशिप दी जाए। शुरू में तो मालिकान यानी भायला एंड सन्स ने 1 करोड़ रुपए पर बात निपटाने की कोशिश की, लेकिन भोला 25 से 20 पर आ गया और कहा कि इससे 1 पाई कम नहीं होगी। जब आप भत्ता मांगते हैं ना तो आप एक बड़ी फिगर से शुरू करते हैं और फिर कहीं आके बीच में मुकमुका कर लेते हैं। ये जो भत्ता मांगा जा रहा था ये हो सकता है 20 करोड़ की फिगर कही गई हो, इसलिए कि कोई चीज़ गारंटी से नहीं बता सकता कोई शख्स कि अगर ये 20 करोड़ की फिगर थी तो ये वाकई इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कहीं नहीं होगा ना, वो पर्चियाँ तो ज़ाय हो जाती हैं। लेकिन 20 करोड़ मांगने का मकसद ये होता है कि आदमी 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ कहीं पे एडजस्ट करेगा, सेटल करेगा। और मालिकान जो हैं वो बिल्कुल इस पोजीशन में थे कि 5 करोड़ तक जो है भत्ता दे सकते थे। मुफ्ती नईम साहब जो है, जो इसके साइट के अंदर जो बन रही है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि 10 करोड़ रुपए में मैंने डील करवा दी थी। मुतालबा किया गया कि हमें इसमें शेयर चाहिए, प्रॉफिट। ये एहसास किया गया कि अगर ये 10 करोड़ रुपए आसानी से दे रहा है तो मजीद पैसे दे सकता है। मुफ्ती नईम साहब को इंटरोगेट किया जाए तो मुफ्ती नईम साहब बताएंगे कि वो किसके कहने पर गए थे डील करने के लिए और किसके कहने पर वो 90 लेकर गए थे भायला को। 5 करोड़ भी क्यों कोई शख्स भत्ता दे, 1 करोड़ भी या 1 रुपया भी भत्ते का क्यों दे कोई आदमी। तो उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड लिया, तो उस स्टैंड को और आसपास के और लोगों को भी बताने के लिए कि सबक क्या सिखाया जा सकता है, ये एक्शन लिया गया। मेरे ख्याल में ये इस तरह तो प्लान नहीं किया गया था कि ये 270 मज़दूर बेचारे मर जाएंगे, ये तो नहीं सोचा गया था। लेकिन अगर मर जाते हैं तो जलाने वालों को क्या फ़र्क पड़ता है। उस ज़माने की MQM जो थी ना, वो 25 करोड़ भत्ते मांगने के लिए आग नहीं लगाती, 2 बंदे टीटी लगा कर आते, मोटरसाइकिल पे भायला को बिठा के लेके जाते, इसका बड़ा भी देता पैसे, 25 नहीं 50 करोड़ देता। यहां पर एक अहम सवाल उठता है। बाज़ हल्के ये कहते हैं कि भत्ता ना देने पर मालिकान या उनके घर वालों को अगवा किया जा सकता था, जो उस वक्त मुत्तहदा के आजमूदा तरीकों में से एक था। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी फैक्ट्री में आग लगाई गई जहां काम करने वाले ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग थे। 1 हफ्ते के अंदर, उस एक्सीडेंट के 1 हफ्ते के अंदर हमने 105 फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ किए, वो रिकॉर्डेड हैं। और उसमें कहीं पे भी उन्होंने ये बात नहीं की जो कि फैलाई गई है, और उसके एविडेंस हमारे पास मौजूद है। आग लगी या लगाई गई तो शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है, किसी ने बाहर से फेंका उससे भी लगी, लेकिन जो डेथ हुई हैं वो 95% डेथ इस वजह से हुई है कि रास्ते बंद थे, बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे, अलार्म नहीं था, एक ही रास्ते से लोग ऊपर जा रहे थे, फ्लेमेबल जो मटेरियल था वो हर जगह पे मौजूद था। और इससे कुछ अर्सा पहले जब ये वाक़या हुआ, उससे 2 या 3 महीने पहले रमज़ान में भी इसी तरह आग लगी थी, और मालिकान ने कहा कि पहले अंदर से मर्चेंडाइज जो चीज़ें बनी हुई वो निकालो, मशीन निकालो, फिर इंसानों को निकालो।
जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई उनमें जो कुछ भी उनके सामने आया उसमें ज़ाहिर है नीयत किसी के सामने नहीं आती है। पकड़े गए लोग और लोगों ने इनकार किया, जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने इनकार किया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी अच्छा जी अब तो मामला क्लियर हो गया। मामला बहुत ज़्यादा हवा में अभी भी है। अगर कोई शख्स जानना चाहे कि एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है तो ये जानना इतना आसान नहीं है। आप मालिकान को तो आप जो है मदई बना के पेश कर रहे हो, तो ये हुआ कि दोनों, अगर वो भी कातिल हैं तो कातिल ये भी हैं। दो कातिल लड़ रहे हैं, एक कातिल को कह दिया आप मजलूम हैं और दूसरे को कातिल करार दे दिया, और फैमिली सब कहते हैं हमारे कातिल जो है मालिकान है। तो मालिकान को सू करना चाहिए कि इलीगल फैक्ट्री चला रहे थे, अंदर वर्कर्स, कोई एक वर्कर भी सोशल सिक्योरिटी यूएई से रजिस्टर्ड नहीं था, बच्चे काम करते थे वहाँ पर, लड़की का मचान बनाया हुआ था, इलेक्ट्रिक जो है डोर से जो इलीगल है, और बिल्कुल ये जुर्म था और ये कत्ल है वर्कर्स का। और वो जो मालिकान है अभी भी बिजनेस करते फिर रहे हैं, उनको कोई बंदा नहीं कह रहा, और जो शोधा हैं वो अपने बच्चों को हर रोते रहते हैं सारा दिन। बहरहाल जेआईटी में नामजद मरकजी मुलजिम जुबैर चरिया को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बड़े मगरमच्छ अब भी मफरूर थे। जेआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद अगले ही साल यानी 2016 में पुलिस ने नए सिरे से तहकीकात का आगाज किया। टीम के सरबराह थे डीआईजी सुल्तान ख्वाजा। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि यह वाकया असल में दहशतगर्दी का था, और मुल्जिमान से जो तफ्तीश की गई है उसके बाद यह साबित हो रहा है कि फैक्ट्री में मुनज्जम मंसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई। उसी साल दिसंबर में रहमान भोला बैंकॉक में इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे पाकिस्तान वापस लाया गया। मीडिया में गर्दिश करने वाली इत्तलात के मुताबिक भोला ने मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ किया कि उसने अली इंटरप्राइजेज में जुबैर चरिया की मदद से न सिर्फ आग लगाई बल्कि वो एमक्यूएम के डेथ स्क्वाड का एक अहम रुकन भी है, जिसे पार्टी के कर्ता धर्ता और आला क़यादत अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर लोगों की जानें लेने के लिए इस्तेमाल करती रही है। उसने बताया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने की हिदायत उसे हम्माद सिद्दीकी ने दी थी, जिन्होंने खुद कुछ अरसे पहले ही उसे बल्दिया का सेक्टर इंचार्ज बनाया था। एक और बड़ा इंकशाफ भोला ने यह भी किया कि एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने वाकये के बाद फैक्ट्री ओनर्स के साथ 4-5 करोड़ रुपए की डील कर ली थी और केस खत्म करवाने के लिए पुलिस पर दबाव भी डाला था। इस इल्जाम की बुनियाद पर अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि रऊफ सिद्दीकी का नाम चालान में मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम जो है वो जिस दबाव के तहत काम करता है, उसके बाद आप उससे जो चाहे करवा लें सिवाय सच काम करवाने के। तो पुलिस बिल्कुल दबाव में थी। पुलिस को कोई शौक़ नहीं है कि वो अपना काम प्रोफेशनली करे। जब दबाव इतना मुसलसल रहता है, इसे उस पॉइंट पे दबाव नहीं बल्कि मुसलसल, पाकिस्तान में जब से मुल्क बना है दबाव ही है, पुलिस पे पॉलिटिकल दबाव होता है या सिविलियन गवर्नमेंट का या मिलिट्री गवर्नमेंट का। तो उस दबाव के तहत काम करने वाली पुलिस जो है वो ऑनेस्टली काम नहीं कर सकती। वो नतीजे में किसी ऑनेस्टी से उन्होंने काम नहीं किया। मगर आज भी कुछ हलके ये समझते हैं कि इस केस में पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट को मुस्तरद करना, फिर जेआईटी बनाना और अक्सर नौ तहकीक के बाद सारा मलबा एमक्यूएम पर डालना दरअसल किसी और मकसद के लिए था। एक ख़ास वक्त के अंदर जब इनको पालने वालों का इनसे इख्तलाफात शुरू हुए तो उन्होंने फिर इनको एक केस इनके ऊपर एक फिट कर दिया। तो इनके जितने मुखालिफ कुव्वतें थी तमाम इनके खिलाफ थी, तो उन्होंने बाय कर लिया। मतलब आप ये देखिए, एक वक्त में जो जीआईटी अगर एजेंसियां कोई बनाती हैं लोग उस पर एतबार नहीं करते, लेकिन इसको हर आदमी ने मान लिया। आप रास्ते चलते बंदे से पूछोगे कि ये क्यों हुआ, वो कहेगा यार वो मालिकान बड़े बेचारे मजलूम थे, उनसे भत्ता ले रहे थे और जो नहीं दिया उन्होंने आग लगा दी। इस शहर के अंदर उनके हुक्म के बगैर पता भी नहीं हिलता था, तो ये भत्ता कौन नहीं देता उनको। फिर अगर सवाल भत्ते का था तो ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट रात को ऊपर बैठते हैं, जब जाके जिनके जिम खाना में क्लब्स के अंदर बैठते हैं, इनके रिलेशनशिप होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, ऊपर तक इनकी अप्रोच होती है, तो ये लोगों को बता सकते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये मसला है, ये मसला है। देखिए हम काम कर रहे हैं 260 फैमिलीज़ के साथ, और जो सर्वाइवर हैं 40-45 हम उनके साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। सिवाय एक आदमी के एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि जीआईटी के लोगों ने आपसे आके हमसे एविडेंस लिया। खैर, इससे पहले कि हम और आगे चलें, ये जान लें कि इस केस में अगर कोई मरकजी मुल्जिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो है हम्माद सिद्दीकी, जो आज तक मफरूर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट तक जारी हुए। उज़ैर बलोच दुबई में गिरफ्तार हुआ था। उज़ैर बलोच को जब ये यहाँ से पुलिस अफसर और एक टीम गई थी लेने के लिए, तो मैं कोई 2 महीने दुबई आता जाता रहा।
हमाद उन दिनों दुबई में था और हमाद ने किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट भी किया था कि किसी तरीके से हकायक मुझे बताने के लिए कि बल्दिया फैक्ट्री में एक्चुअल क्या हुआ। लेकिन उन्हीं दिनों क्योंकि रेंजर की लोग भी वहाँ गए हुए थे दुबई और दूसरी एजेंसीज़ के लोग भी वहाँ पर गए हुए थे, हमाद का तस्करा भी चल रहा था। तो उस वक्त कोई आज से 5 या 6 साल हो गए, बताया ये गया था कि हमाद को कराची शिफ्ट कर दिया। न सिर्फ वहाँ से अरेस्ट किया था इसको, अरेस्ट करने के बाद इनको जो हमारे इदारे हैं उन्होंने इसको कराची, इंटरपोल नहीं, इंटरपोल तो कानूनी गिरफ्तार लोगों को लाता है, दूसरे इदारे थे शायद उनके बारे में ये बताया गया था कि उनको कराची शिफ्ट किया है। और उसके बाद से आज तक कोई उनके बारे में कोई खबर ऐसी नहीं है कि किसी जगह कोई गिरफ्तारी उनकी जाहिर की गई हो या वो कहीं रखा हुआ। खैर केस आगे बढ़ता गया और 2019 आ गया। सितंबर के महीने में फैक्ट्री मालिक अरशद भायला ने बयान दिया कि भत्ते वाली बात दुरुस्त है, हमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को 25 करोड़ रुपए देने को कहा गया था। रऊफ सिद्दीकी के दबाव पर सानहे का मुकदमा हमारे ही खिलाफ दर्ज कर दिया गया और नाम ECL में डाल दिए गए। मगर उसी साल एक और अहम पेशरफ्त हुई। माजी में मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान देने वाले रहमान भोला और जुबैर अचानक अपने बयान से मुकर गए। मैंने ना किसी से कोई भत्ता मांगा है, ना मुझे हमाद सिद्दीकी ने कहा है, ना मैंने फैक्ट्री में आग लगवाई है, ना मैंने किसी को जो है भेजा है वहाँ पर। ये बेबुनियाद जो है मुझ पर केस बनाया गया, जबरन बनाया, कस्टडी के अंदर जो है मुझ पर बनाया गया, प्रेशर से बनाया गया। मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली का जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया था। मेरे बेटी की जो वीडियो वगैरह बना के जो है मुझे जो है दिखाया गया, बार बार दिखाया गया। और मुझे जो है अभी भी जो है, कौन लोग हैं, एजेंसी के लोग थे, तमाम लोग। उनका ख्याल था कि शायद इससे केस को तूल देकर बच निकलने का कोई रास्ता बन जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 सितंबर 2020 मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सनती सानहे के मुकदमे का फैसला सुना दिया जाता है। पूरे 8 साल बाद अदालत ने फैसला दिया कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि साजिश करके लगाई गई। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजिमान को कम शवाहिद होने की वजह से बरी कर दिया गया। अदालत ने फैक्ट्री के चौकीदारों को भी नहीं बख्शा, चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 4-4 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए। फैसला लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि MQM की क़यादत के बगैर ये उनके कारकुनों ने आग लगा दी। तो भाई जब ये फैसला कर ही लिया तो भाई सजा उन दोनों कारकुनों को डेथ वारंट क्यों, डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? हमें देना, फांसी की सजा तो फिर इधर बनती है। हादसे के बाद मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने आलमी अदालतों में एक मुकदमा दायर किया जो अली इंटरप्राइजेस का सामान खरीदने वाली जर्मन कंपनी KIK से हर्जाना लेने के लिए था। तंजीमें मुकदमा तो हार गईं, लेकिन जर्मन कंपनी ने बहुत फरागदिली का मुजाहरा किया और एक बहुत बड़ी रकम बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन के हवाले कर दी। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मुतासरीन के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं हुआ। हुकूमत ने भी जिन पैसों का वादा किया था उनके बारे में भी कुछ पता नहीं, किसको मिले और किसको नहीं। वही एक पैसा आया, उसके अलावा कोई पैसा अगर आप कहें कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मालिकान की जो जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने कहा कि जी हमें तो बड़ा नुकसान हो गया, उन्होंने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जो इसमें एक्चुअल लोग इन्वॉल्व थे उन पर किसी किस्म का जुर्माना होना चाहिए, तो वो उससे भी कुछ नहीं हुआ। कोई हर्जाना मिलके इनको मिलता, कुछ नहीं हुआ है। 2-3 से मेरी मुलाकात हुई थी अभी पिछले 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले। तो वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे, जिनके पास शऊर नहीं था, किसी को ये मालूम नहीं था कि किस तरीके से निकलवाना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से वसूली करनी, वो कुछ भी नहीं कर सके। इस सानहे से अलबत्ता एक पेशरफ्त ये हुई कि अब मजदूरों की फैमिलीज को पेंशन मिलने लगी है। मरने के बाद जो है वर्कर रजिस्टर्ड हुए सोशल सिक्योरिटी से, EOBI से। इसका मतलब ये है कि पेंशन का इदारा और सोशल सिक्योरिटी का इदारा ये भी जुर्म में शरीक है। इन्होंने वर्कर्स को रजिस्टर्ड ही नहीं किया। मरने के बाद जब लोगों का प्रेशर आया, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का प्रेशर आया, इंटरनेशनल जो हमारी क्लीन क्लॉथ कैंपेन और इनका जब प्रेशर आया तो इन्होंने उनको जल्दी जल्दी रजिस्टर्ड किया, तमाम लोगों को पेंशन का आगाज़ किया। जो जाने गई उनका तो कोई मदावा नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग खुसूसन खवातीन इस वाक़े में जिंदा बच गईं या जिनके मर्द चल बसे, उनकी दास्तानें सुने तो दिल खून के आंसू रोता है। सानहे के बाद जो सानहे जन्म ले रहे हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक है। एक बच्ची है, वो काम करती थी, कंज्यूम किया उसने, मेरा ख्याल है जो मटेरियल और ये सारा मैटर ये था, तो उसको सांस का और मुख्तलिफ बीमारियाँ हुई, तो वो इलाज करवाती रही अपने ना। वो इलाज करवाने के दौरान जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, सिविल में, जिना में करवाती रही, तो वहाँ से उसको HIV हो गया। 2 बच्ची हैं उसकी, वो बच्चियाँ दोनों गूंगी हैं। ठीक, मियाँ जो है वो कह रहा है अब एक आदमी को ये है, तो फिर उसने दूसरी शादी कर ली है, तो वो बेचारी वो कैसे सरवाइव कर रही है। ये इस तरह के कोई बच्चियाँ ऐसी हैं जो जवान थी, अब
शादी ज़बरदस्ती करवा दी, क्योंकि पैसा उनके साथ है, उनको पेंशन भी मिल रही है, उनको 25-30 लाख रुपए एक दफ़ा मिला, अभी भी और पैसे मिल रहे हैं। तो एक भाई की डेथ हो गई, दूसरे भाई से शादी करवा दी। ऐसा भी हुआ कि किसी ने बच्चे के पैसे मिले, बाप को मिले, उसने जाके अलग से शादी कर ली, माँ को छोड़ दिया, मतलब लड़के जो बच्चा मर गया उसकी माँ को छोड़ दिया, वो बच्चों को भी पाल रही है, सब कुछ कर रही है, पैसे वो ले गया। तो दोहरी अजियत है। तो इस तरह के मतलब मैं बता बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इस सानिया से सबक हासिल करने के बजाय कराची की फैक्ट्रियों ने अली इंटरप्राइजेस के मालिकान को क्लीन चिट मिलना अपने लिए नेक शुगुन समझा, इसलिए हालात आज भी वैसे ही हैं। ये फैक्ट्रियां नहीं, टाइम बॉम्ब्स हैं जिनमें काम करने वाले मजदूरों की कीमत है चंद लाख रुपए, वो भी मरने के बाद। एक फैक्ट्री में गया, आप एक पतले से दरवाजे से जाते हैं अंदर, और अंदर बहुत बड़ी जगह है जहाँ काम होता है, और निकालने जाने का सिर्फ वही एक रास्ता है। तो अगर अंदर कुछ हो जाता है तो उस एक दरवाजे से निकलने की जगह क्या है? तो ये तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन आपको जा बजा मिलती है। कोई काम नहीं किया गया है, सनतकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मजदूर जल के मर गया, अफसोस हुआ, बस क्या कहें, और क्या कहें कह के छोड़ देते। आज भी आप विज़िट कर लें फैक्ट्रियाँ, तमाम यही सूरत हाल है। जब कहीं कोई वाक़या होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, तो उसके बाद तो आंखें खोलते हैं चंद मिनटों से, घंटों मिनटों के लिए, और उसके बाद जब वो मॉल या कोई प्रॉपर्टी जल जाती है तो उसके बाद इमीडिएट कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इमीडिएट कोशिश वहाँ के मकीनों की, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मालकान की ये होती है कि किस तरीके से जल्दी वो कारोबार दोबारा खुल सके, खा उसके लिए कुछ भी करना पड़े उनको। एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो डॉलरों में कमाती है वो यहाँ पे एक धल्ली रुपया भी खर्च नहीं करती है अपने लेबर के ऊपर। बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने कारकुन की ज़िंदगी बेहतर नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकती और आपकी मार्केट नहीं बन सकती। ये दुनिया ने मान लिया है, दुनिया ने समझ लिया है, हम ही एक बेचारी ऐसी कौम है जिसको समझ में नहीं आती है बात। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के 9/11 की। मगरिब ने अपने 9/11 से क्या सबक हासिल किया और हम क्या हासिल कर पाए, ये ज़रूर सोचिए। तारीख तो वही थी उसकी जो सितंबर की 11 तारीख थी। तो जो अमेरिका में 9/11 हुआ और जो हमारे यहाँ ये वाक़या हुआ, उसमें कोई मुमासलत नहीं है। अपने जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने के लिए वो आगे बढ़े। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जा सकता, हमें पता होना चाहिए था कि हमारे शहरियों के बचाने के लिए हमें क्या करना है। हमें उसके बाद भी पता नहीं चला, हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सके किसी लेवल पे। हमें सिर्फ नुकसान हुआ है, सिर्फ उन लोगों का ही नहीं जो बेचारे उसमें जल के मर गए या ज़ख्मी हो गए या जिनकी रोज़गार ख़त्म हो गया या जिनका कारोबार ख़त्म हो गया, बल्कि पूरे माशरे का नुकसान हुआ है और हम इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। हम इसको 9/11 नहीं कह सकते पाकिस्तान का। हम जितना भी उन तारीख़ों को बैठ के उनका मवाजना कर लें। अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो खुदकुशी करूँगी। इनको पता होना चाहिए बच्चे कैसे बड़े होते हैं, यतीम बच्चे कैसे जवान होते हैं। मुझे पता है, मैंने अपने बच्चे कैसे यतीम जवान किए।